हेलो एवरीवन। यहाँ बोर्ड पर आपके सामने एक डेफिनेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसके विषय में डिस्कशन किया था और आज इसी से आगे बढ़ेंगे। इसके विषय में आपको ये बता दें कि स्टेशनरी वेव जो होता है वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जो टर्म हम लोग पढ़े थे उसी का कंडीशन है, स्पेशल केस है। दो वेव होते हैं और दोनों वेव आइडेंटिकल होते हैं हर सेंस में। आइडेंटिकल कहने का यहाँ पर सेंस है कि उसका एम्पलीट्यूड सेम है, उसका फ्रीक्वेंसी भी सेम है, स्पीड भी सेम है और एक जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो डायरेक्शन है उसका वो अपोजिट है। जब दोनों एक दूसरे से सुपरपोज करते हैं तो उस समय जो रिजल्टेंट वेव होता है वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करता है, तो ऐसे वेव को ही स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स कहा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल, ये हाथ मान लीजिए एक वेव है और इस डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रहा है एंड जो दूसरा हाथ है ये भी एक वेव है, सेम एम्पलीट्यूड का, सेम फ्रीक्वेंसी का और सेम स्पीड से, लेकिन बस दोनों में अंतर है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से मूव करेगा तो आगे जाके ये लॉक हो जाएगा। इस तरीके से जब वेव्स का फॉर्मेशन होता है तो वैसे वेव को स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव कहते हैं। अब इसमें जब स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है तो लिखेंगे ड्यू टू सुपरपोजिशन नोड्स एंड एंटी नोड्स, ड्यू टू सुपरपोजिशन नोड्स एंड एंटी नोड्स आर formed alternately। सुपरपोजिशन होने के कारण जो नोड और एंटी नोड बनते हैं वो अल्टरनेटली बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नोड और एंटी नोड को दिखाएंगे कैसे, तो देखिए ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, फिर से नोड, अगेन एंटी नोड एंड दिस इज नोड। तो सुपरपोजिशन होने के कारण नोड्स और एंटी नोड्स अल्टरनेटली परफॉर्म होते हैं। अब इसमें हम लोग लिखेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive nodes or antinodes is lambda by 2। दो consecutive nodes या एंटी नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाय 2 होता है और ये जो लैम्डा है यहाँ पर वेव लेंथ को शो करता है, वेव लेंथ को शो करता है लैम्डा। दो लगातार नोड्स या दो लगातार एंटी नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाई 2 होता है और ये लैम्डा वेव लेंथ को शो करता है। यहाँ पे n और a करके लिखे हैं, तो यहाँ पर जो n है वो आपको नोड को शो कर रहा है और जो a है दैट शोज एंटी नोड। एंड अब इससे आगे जब बढ़ेंगे तो देन एक टर्म और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे नोड के बीच का डिस्टेंस हो गया लैम्डा बाई 2, तो यदि एडजेसेंट नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस को देखा जाए या एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस को देखा जाए, एडजेसेंट
तो लिख सकते हैं the distance between a node and adjacent antinode is lambda by 4। नोड और एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा लैम्डा बाय 4। दो नोड या दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 तथा एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा लैम्डा बाय 4। अब जो नेक्स्ट हम लोग का टर्म होगा वो हो जाएगा बीट। व्हाट इज बीट? बीट क्या होता है? तो देखिए, ये एक्चुअली में एक घटना है कि जब भी कोई साउंड वेव्स का सुपरपोजिशन होता है, जब भी कोई साउंड वेव्स का सुपरपोजिशन होता है तो सुपरपोजिशन होने के कारण उसमें कंटिन्यूअस रूप से उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, उसमें जो राइज और फॉल होता है, इस फिजिकल फेनोमेना को बीट कहा जाता है। क्या होता है ना, रेगुलर राइज और फॉल होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड में। किस लिए? ना सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होने के कारण इंटेंसिटी ऑफ साउंड में कंटिन्यूअस रूप से राइज और फॉल होता है, इसी को कहा जाता है बीट्स। तो लिखेंगे द phenomenon of regular rise or fall in intensity of sound due to superposition of waves, slightly different in frequencies, slightly different in frequencies, moving along same path also in same direction in a medium।
देखिए बहुत ही इसमें बड़ा इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखा गया है। इसको समझने के लिए एक ऐसा फेनोमेना जिसमें सुपरपोजिशन होने के कारण इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे कंटिन्यूअस रूप से राइज और फॉल होता है। जैसे देखिए इसके डेफिनेशन के अनुसार जब अप्रॉक्सीमेटली 2 साउंड वेव, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, स्लाइटली डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसीज, मान लीजिए ये हो गया वेव 1 और स्लाइटली डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसीज, इट मीन्स टू से दैट ये आपका हो गया सेकेंड वेव जिसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा डिफरेंट है, मे बी आपको कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में और सेम पाथ में मोशन करेगा, सेम डायरेक्शन और सेम पाथ में, तो सुपरपोजिशन तो होगा ही, और उसके कारण जो इसका इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, उसमें जो राइज और फॉल होगा, इसी फिजिकल फेनोमेना को बीट कहा जाता है। जैसे इसमें यदि वेव्स के बारे देखा जाए तो देखिए आप, वेव्स कुछ इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज होंगे। तो ये जो वेव, साउंड वेव का इंटेंसिटी में राइज और फॉल हो रहा है, इवन आप कह सकते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इसी फिजिकल फेनोमेना को हम लोग कहेंगे बीट। अब 1 सेकंड में कितना बीट प्रोड्यूस होगा, 1 सेकंड में कितना बीट प्रोड्यूस होगा, उसको जानने के लिए हम लोग लिखेंगे कि द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी एंड इट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ beats produced per second is called beat frequency and it is given by, तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होता है न्यू बराबर, न्यू इज इक्वल टू न्यू 1 माइनस न्यू 2। ये जो न्यू 1 और न्यू 2 है, एक्चुअली ये आपको फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। इट मीन्स टू से दैट कि हम लोग जो 2 सिस्टम माने हैं, 2 साउंड वेव्स को जो माने हैं, तो दोनों साउंड वेव का अपना जो फ्रीक्वेंसी होगा, तो उसके फ्रीक्वेंसी के बीच में जो अंतर है, उसी अंतर को हम लोग पर सेकेंड बीट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब इसके बाद एक टर्म आता है, उसका नाम है डॉपलर इफ़ेक्ट। व्हाट इज़ डॉपलर इफ़ेक्ट? तो देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉपलर, और उन्होंने इक्वेशन दिया था। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस को परफॉर्म करके, कुछ एनालिटिकल ट्रीटमेंट के साथ जो स्टेटमेंट हम लोग को दिए थे, देन दैट इज़ कॉल्ड डॉपलर इफ़ेक्ट। तो ये क्या है? तो इसमें एक वर्ड आपको आएगा सोर्स, ऑब्जर्वर और मीडियम। डॉपलर इफ़ेक्ट को समझने से पहले
ये 3 वर्ड हम लोग को समझना पड़ेगा, सोर्स, ऑब्जर्वर और एक मीडियम। डॉपलर इफ़ेक्ट को अच्छे से समझने में ये 3 चीज़ हम लोग को मदद करेगा, क्योंकि पूरे डॉपलर इफ़ेक्ट में ये ऑलवेज आता रहेगा। तो देखिए, व्हाट इज सोर्स। तो यहाँ पर सोर्स का मीनिंग, सोर्स का मतलब सोर्स ऑफ साउंड वेव से है। सोर्स का मतलब यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड वेव से है। इट मीन्स टू से दैट कि जिससे साउंड आ रहा है, तो देन दैट इज कॉल्ड सोर्स। ऑब्जर्वर, जो उस साउंड को फील करते हैं, जो उस साउंड को सुनते हैं, उसको कहते हैं ऑब्जर्वर। और साउंड जिस मीडियम से होकर ट्रैवल करता है, जिस माध्यम से होकर गमन करता है, देन दैट इज़ कॉल्ड मीडियम। जनरली मीडियम तो एयर ही होता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो मीडियम है वो एयर ही होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे दैट इसका जो डेफिनेशन है, डॉपलर इफेक्ट व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट। तो देखिए, whenever there is a relative motion, whenever there is a relative motion between source, observer and medium, between source, observer, comma medium, whenever there is a relative motion between source, observer and medium, then the apparent frequency heard by observer is different from the actual frequency, emitted by the source, This effect is called डॉपलर इफेक्ट। देखिए, इसका मतलब समझिए और मीनिंग समझिए। जब भी कभी ऑब्जर्वर, मीडियम या सोर्स, इनमें से किसी के भी बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा, तो उस समय, उस कंडीशन में जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी, आभासी आवृत्ति
सुनाई देगा किसको, ऑब्जर्वर को, इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द सोर्स। मतलब सोर्स जितना फ्रीक्वेंसी का साउंड को इमिट करेगा और ऑब्जर्वर जितना फ्रीक्वेंसी का साउंड को सुनेगा, इन दोनों के बीच में अंतर होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। कब ये डिफरेंस आता है, न जब चाहे तो सोर्स हो, चाहे तो ऑब्जर्वर हो, चाहे तो मीडियम हो, इनमें से कहीं पर भी यदि रिलेटिव मोशन होता है तो इस प्रकार का रिलेटिव मोशन होने से फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है, फ्रीक्वेंसी में जो बदलाव आता है, इस चीज़ को सबसे पहले डॉपलर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया था। दैट्स वाई उनके रिस्पेक्ट में इस इफ़ेक्ट को डॉपलर इफ़ेक्ट कहा जाता है। अब इसमें हम लोग इसको एक एप्लीकेशन से समझते हैं कि यहाँ पर कोई सोर्स है, साउंड का सोर्स है, यहाँ से आपको साउंड निकल रहा है, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो ये साउंड इसके कानों तक जा रहा है, ये है आपको सोर्स, दिस इज द ऑब्जर्वर, और इसके बीच में जो है वो है आपको मीडियम। एक है सोर्स, एक है ऑब्जर्वर, और जो बीच में है दैट इज़ योर मीडियम। तो जब भी कभी इन तीनों में से किसी में भी मोशन होगा, चाहे तो वो सोर्स हो, वो मीडियम हो, या तो वो ऑब्जर्वर हो, किसी में भी यदि रिलेटिव मोशन होता है तो उस परिस्थिति में चाहे तो सोर्स मान लीजिए मोशन कर रहा है, मे बी पॉसिबल ऑब्जर्वर यही यदि मोशन कर रहा है। अब मोशन में भी क्या है, टुवार्ड्स जा सकता है, अवे जा सकता है, ये भी टुवार्ड्स जा सकता है, अवे जा सकता है। मीडियम का क्या सपोर्ट है, तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो अलोंग द डायरेक्शन मोशन कर सकते हैं, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन मोशन कर सकते हैं। तो किसी भी यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं, आइदर सोर्स, ऑब्जर्वर और मीडियम, इसमें से किसी भी फैक्टर का यदि मोशन होगा तो यहाँ जो सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है वो है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। जो सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है ये है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और ये जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रहा है ये है आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो सोर्स या ऑब्जर्वर किसी के भी मोशन करने के कारण, सोर्स या ऑब्जर्वर किसी के भी मोशन करने के कारण जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है ऑब्जर्वर को, उसमें अंतर आ जाता है, और इसी अंतर को, इसी इफ़ेक्ट को डॉपलर इफ़ेक्ट कहा जाता है। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चंस और कुछ अलग अलग कंडीशंस कि किस समय स्पीड ऑफ साउंड पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल करके देखेंगे। यहाँ तक आप सभी कोई देख के रखें, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।